हेलो भैया, वेलकम टू पॉडकास्ट। हाउ आर यू? या आई एम गुड। हाँ, सो भैया थोड़ा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लाइक आपने कैसे अपनी एंड्रॉयड की जर्नी स्टार्ट की और अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, आई स्टार्टेड इन 2014 when I joined my organization Chris. So when we first started there was no Android studio. Actually we normally work in Eclipse. So we started from very beginning. ओके। तो वहाँ पर ही होता था कि मतलब बहुत ही स्टार्टिंग बहुत स्ट्रगल करना होता था। बाद में तो फिर बहुत सारे वर्जन्स आए, बहुत कुछ अपडेट्स आए। अब वो जो पुराना वाला है वो आज नहीं है। तो आप जैसे क्रिस जो है, जैसे लोगों को नहीं पता होगा, क्रिस क्या है? सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो हमारी इंडियन रेलवेज़ है उसके जितने भी ऐप्स हैं, उनको वेबसाइट है, उसको मैनेज करने के लिए अलग से एक डिवीज़न है इंडियन रेलवेज़ का, वो क्रिस है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भैया काम करते हैं एज एन एंड्रॉयड डेवलपर। तो भैया आजकल आप आज तक आपने कितने ऐप्स पे काम किया है और क्या क्या चीज़ों पे आप का इन्वॉल्वमेंट रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। So in the very beginning when we started with the UTS app, that is unreserved ticketing system. अच्छा। So उस पर हमने काम करने स्टार्ट किया था। हाँ। So basically when we joined the organization, हाँ। जब वो actually that app only works for in the paper mode actually. अच्छा। तो क्या होता है कि टिकट बुक करने के लिए हमें काउंटर पे जाना पड़ता था। मतलब काउंटर से जाके या तो प्रिंट आउट लेना पड़ता था ATVM मशीन्स के थ्रू, या फिर काउंटर में लाइन में लगना पड़ता था लंबी में। राइट। तो वी टुगेदर with one of my colleague, actually we done some research in 3-4 months, and we come across an idea of paperless ticket booking. So actually that was we can say like changing point for this application, because with the help of that paperless ticket booking mode, there is no need to go on stations for booking counters for booking the train ticket. You can directly book the ticket before boarding to the train. तो गाइज जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपरलेस टिकटिंग बहुत ही आसान लग रहा है सोचने में कि पेपरलेस है क्या, प्रिंट निकाल के दे दो जनरल टिकट का, लोग अपने फ़ोन पे कर लेंगे। बट उसके ही सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है हमारे इंडिया के अंदर, जैसा कल्चर है कि भाई TT आ रहा है तुरंत बुक कर लिया और उसको दिखा दी कि हमने तो बुक कर रखी है। तो ये सारे चैलेंजेस थे इसमें कि भाई लोग बेवकूफ़ ना बना पाएँ TT को, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस, क्योंकि जब भैया ये ऐप डिज़ाइन कर रहे थे तो मैं इनको क्लोजली ऑब्जर्व करता था कि कैसे कैसे एल्गोरिदम्स पे काम करते थे, डिस्टेंस वगैरह फॉर्मूला लगा के। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, चैलेंजेस क्या थे ये जो UTS का ऐप है इसको बनाने में? एक्चुअली सबसे ज़्यादा चैलेंजेस थे कि हमें फ्रॉड्स को अवॉइड करना था। कि ये भी होना, अगर हम नॉर्मल सिंपल API कॉल करके, बुकिंग की API कॉल करके हम ऐप बना देते थे, तो बेसिकली देयर इज सम डिफरेंस। हमें ये समझना होगा कि जो रिजर्वेशंस होता है वहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर एक सीट होती है, उस सीट पर जाके बंदा रिजर्वेशन कर सकता है। पर in case of unreserved ticketing there is no seat, there is entire bogies are there. और if we talk about Mumbai Suburban और Chennai Suburban, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग उन्हीं जर्नल में सफ़र करते हैं और वहाँ पर किसी के लिए कोई सीट एलोकेटेड नहीं होती। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे ट्रेन के अंदर टिकट बुकिंग रोकें। अच्छा। कि ऐसा ना हो कि TT आए और TT को देख के टिकट बुक कर ली बस आगे। हाँ, बिकॉज सबसे बड़ा फ्लॉस तो यही होगा कि TT दिख रहा है, सब लोग अपना बुकिंग स्टार्ट कर दी, है ना। तो उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया था भैया? तो उसका यही था कि एक्चुअली इनिशियली वी हैव डन सम माइनर रिसर्च। सो वहाँ पर हमने एक एल्गोरिदम डिवाइस करी। विद द हेल्प ऑफ दैट एल्गोरिदम वी हैव टू मेक श्योर दैट जो भी बंदा है जिसके पास वो फोन है वो ट्रैक से बाहर हो। उसके लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव geofence the entire Indian railway tracks. अच्छा। Okay, with the help of our entire team of Chris, we geofence the entire Indian railway tracks. So now actually in the current position the entire Indian railway tracks are geofenced. जियोफेंसिंग जैसे अगर लोगों को नहीं पता तो जियोफेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो पटरी है उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना, है ना भैया। इसी तरह के कि भाई उनको एक तरह से डिजिटलाइज करना कि हम कोऑर्डिनेट से थ्रू हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि ट्रेन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। तो आपने मतलब ये चीज़ करी थी कि ऑलरेडी इसका डेटाबेस है या कहीं मिसिंग था, इसमें क्या फ्लॉज थे? नहीं, एक्चुअली वी डन इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, देयर वाज नो डेटाबेस अवेलेबल। अच्छा। सो एक्चुअली वी आर हैविंग आवर in our organization we are having teams that are set up available in Mumbai, and Hyderabad, Chennai. So all those teams come together. तो सबने मतलब कंट्रीब्यूट करके अपने अपने जोन्स की जो भी ट्रैक्स थी सबको उन्होंने कोऑर्डिनेट से प्लॉट किया
ताकि हम उस पर एल्गोरिदम्स रन कर पाएँ, उनके रिगार्डिंग कुछ कर पाएँ। ओके, तो जैसे ये चैलेंज जैसे ओवरकम हो गया कि भाई टिकट बुक नहीं कर सकते, बिकॉज अब इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे? मान लो अगर टीटी आ रहा है तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि भाई अगर वो स्टेशन के उस रेंज में है, उस सर्कल के अंदर है, तो वी शुड अवॉइड टिकट बुकिंग। एंड स्टेशन से थोड़ा दूर है बंदा, मान लो कितनी भैया एक्यूरेसी कितनी होती है, कितना दूर होना चाहिए बुक करने के लिए? एटलीस्ट ही शुड बी 20 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन प्रीमाइसेस। अच्छा, स्टेशन प्रीमाइस से 20 मीटर अवे होना चाहिए। हाँ, तो जैसे इस चीज़ का मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, इसमें ना फ्लॉज वगैरह क्या थे कि जैसे कुछ ऐप्स होते हैं आजकल जो आपकी लोकेशन को फेक कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने लाइक उन चीज़ों के बारे में सोचा था, लाइक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई हैकर्स ऐसा कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को फेक कर सकते हैं, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? क्या ये रियल में प्रॉब्लम थी? Yeah, actually that was a problem right from the beginning when we started it. So there were some issues in that. Means there were a lot of apps like mock location or fake location apps. So with the help of those apps, you can fake your location. Means you are not at particular location, but you are pretending it that I am at particular location. अच्छा। So to overcome that, we have put our own algorithms. We have put our own logics. Okay. So yeah. तो लाइक जैसे रूटेड डिवाइस है, रूटेड डिवाइस उन सबको अवॉइड करा होगा, वो चेक्स लगाए होंगे कि डिवाइस रूटेड है तो अवॉइड करो, ये सब चीज़ें ना। या दो चेक्स वर देयर। और जैसे कितने डाउनलोड्स हैं भैया यूटीएस ऐप के अभी तक प्ले स्टोर के ऊपर, एंड क्या फीडबैक्स रहते हैं लोगों के? आई थिंक वी आर हैविंग 4.3 रेटिंग ऑन गूगल प्ले स्टोर। 4.3 फॉर अ गवर्नमेंट ऐप इज़ रियली गुड, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों में वो चीज़ जाती है, मास पे वो चीज़ रहती है। तो ये तो बात हो गई भैया आपके एक्सपीरियंस की और आपका जो काम है उसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, जो कि आपका रोजी रोटी है जो कि आपका सब कुछ है, आपका काम है, उसी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है। तो आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट किया था और आपने स्टार्ट कब किया था भैया? थोड़ा उसके बारे में, जर्नी के बारे में बताइए। आप अपने थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आप कब इस लाइन में आए थे और कैसे हुआ ये चीज़? Actually, this journey of Android development started when I joined my MTech in IIT Kharagpur. Yeah. So in our first year, actually, we have given a project on Android development. Achha. So actually, we initially when it was given to us, we were thinking how they have not taught us and they are telling us to do some project. Exactly. So we were thinking it is not a good thing to do. But somehow we managed to do something. And after that, actually, after maybe 3 to 4 months later, I left that organization. I left the IIT and joined the CRIS. Then actually they asked me to do some. They asked me what you know. Actually, then I told you the basics of Android development. So with that, actually, I started here as Android developer. So that like जो बेकार आपको लग रहा था उस समय, वो ही आपके लिए एक फ़ायदे की चीज़ बनी। तो उस समय का एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो था, इट्स लाइक 2015 इट्स अबाउट दैट। 2015 maybe, the beginning of 2015. तो उस समय का जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट था और आज का जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताइए कि कितना वो इवॉल्व हुआ है। थोड़ा सा ब्रीफ में उसके बारे में थोड़ा बताइए। Yeah, actually there is lot of difference when we do the development. Maybe after 2016 there is a lot of changes available in Android development. अगर हम पहले की बात करें तो नॉर्मली सबसे पहले हमें सिंपल सिखाया जाता है कि एक्टिविटीज होती हैं, फिर वी डू सम डिजाइनिंग इन दैट एंड वी आर नेविगेटिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर होता था, वी फॉलो MVC और MPP पैटर्न। बट नाउ इट इज द लेटेस्ट ट्रेंड इज that maybe in 2017 this Kotlin is official language for Android. Okay, so now everybody is moving in Kotlin. Okay, so now it is much popular. और दूसरा ये है कि पहले जो आजकल का जो डिज़ाइन पैटर्न है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर फॉलोइंग इज MVVM. ये डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या होता है डिज़ाइन पैटर्न? द डिज़ाइन पैटर्न एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से हाउ यू स्ट्रक्चर योर ऐप. अच्छा. So because if you don't following any design pattern, then actually whenever you are writing code, that will not be much in the structure. Low level solid design. principle means आप मतलब आप उस चीज़ को मतलब जैसे OOPS के जो principles हैं, when you are writing the code, how you are writing the code in a well defined manner. Okay, so उस cases में I think we are having a solid principle. But design pattern for like if you are doing it for like iOS development or if you are doing for some other website. So someone follow like MVC, model view controller. If you are designing for TVs,
Okay, and then we use MVP, Model View Presenter. अच्छा, Okay, but in Android nowadays we are using MVB. तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न हम यूज़ करते हैं इनका फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो ऐप है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है और उसमें चेंजेस हाँ, इजीली हो efficient भी सकते होता हैं। और बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स या जो भी हम पैराडाइम फॉलो करते हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है रेदर कि हम अगर एडॉक वे में जाते हैं। तो क्या इस बात का थोड़ा बताइए इस बारे में। हाँ, ये सही है एक्चुअली। अगर मैं एंड्रॉयड की बात करता हूँ तो हियर वी फॉलो MVVM डिज़ाइन पैटर्न। सो एक ही काम को करने के लिए हमें तकरीबन 3 या 4 क्लासेस लिखनी होती हैं। अच्छा। जैसे अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं तो एक एक्टिविटी होती है, फिर एक फ्रैगमेंट, फिर हम व्यू मॉडल लिखते हैं, फिर रिपोजिटरी लिखते हैं। सो हमें एक्चुअली कोई भी डेटा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रिपोजिटरी वी आर गिविंग द डेटा टू द व्यू मॉडल एंड व्यू मॉडल इज टॉकिंग टू फ्रैगमेंट। Okay. ऐसा कुछ फ्लो होता है। पर एक्चुअली अगर ये फ्लो ना हो, करेंटली इनिशियली वी थिंक वी हैव टू राइट लॉट ऑफ कोड, बट इफ द प्रोजेक्ट इज बिगर, okay, so managing is very easier. Suppose आपने अभी कोई डेटाबेस लगा रखा है, you are taking the data from an API, बाद में आपको लग रहा है नहीं मुझे API से नहीं, मुझे एक लोकल डेटाबेस से लेना है, तो you have to change just one class। अगर आप कोई डिजाइन पैटर्न फॉलो कर रहे हो, अगर आप सिंपल ऐसे ही लिख रहे हो तो देयर इज लॉट ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत जगह चेंज करना। तो अगर जैसे आपका मेनली है कि नॉर्मल अगर आप ऐप बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं उनमें डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करना, बट स्टैंडर्ड कोई है, स्केलेबिलिटी होने वाली है, कुछ बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो फाउंडेशन है वो इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसमें चीज़ों में। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि डिफरेंसेस क्या थे 2015 का जो इवोल्यूशन हुआ है एंड्रॉयड का, बिकॉज आपने पूरा विटनेस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई सर्विसेज खुद बनाना रेदर के यूजिंग प्री ओन सर्विसेज। तो फायरबेस वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए, उस समय था फायरबेस 2015 के अंदर? Yeah, actually, in 2015 we have not used it. अच्छा। But nowadays, actually, I think, I remember that. Initially, actually, we were using GCM, है ना, Google Cloud Messaging for sending the notification to the user. But later on, in maybe 2017, we migrated to FCM, Firebase Cloud Messaging. Okay. So वो बाद में actually later on Google adopted this Firebase. Okay. So nowadays, I think Firebase is much popular. Everybody is using for using the API like messaging. तो अब हम बात करते हैं कि many things are there. एग्जैक्टली तो अब हम बात करते हैं कि जैसे अब कोई बंदा है उसको अब सीखना है, लाइक उसने प्लान बनाया है कि भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट अच्छा फील्ड है, बिकॉज आजकल जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सब ऐप के थ्रू ही आ रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं मोस्टली ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स ही हैं, बिकॉज इसमें फ़ायदा यही होता है स्केलेबिलिटी सबके पास रीच कर सकते हैं मैप्स के थ्रू। तो अब जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है, तो अब किसी को सीखना है, इसको स्टार्ट करना है, तो क्या रोड मैप होगा आपके हिसाब से, बिकॉज आपने पूरी जर्नी देखी है, आपने हर तरीके से उसको सीखने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि एक बंदा है वो आया आपके पास कि मुझे एंड्रॉयड सीखना है, तो आप उसको क्या बताओगे? एक्चुअली आजकल अगर एंड्रॉयड सीखने आ रहा है तो देर इज पहले तो मैं कहूँगा अगर किसी ने 2 साल पहले एंड्रॉयड सीख लिया था 2-3 साल पहले और जो चीज़ है, और वो आज अगर सोच रहा है कि उसी से मेरा काम चल जाएगा, तो वो अभी भ्रम में जी रहा है। अच्छा। क्योंकि देयर लॉट ऑफ चेंज अवेलेबल। ओके। सो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देयर इज लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो पहला जो रिसोर्स है दैट इज एंड्रॉयड बेसिक्स बाय गूगल। ओके। So there is freely available resource. If we search on it, so they have created separate projects. Okay, I think 8 chapters are there in that. So it is a series of videos and code labs. So he can follow along, and they are teaching you the Kotlin and Android both together. अच्छा. Okay. So with the help of that, they can start in the beginning. Then after that, we are having some courses from some popular websites like Udacity. Okay, they are having their nano degrees, so they can follow their nano degrees as well. अच्छा। Okay, and ओके, नैनो डिग्री एज इन गूगल स्पॉन्सर्ड नैनो डिग्रीज होती हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो अब जैसे क्या है कि अब मेरे पास कोई आया तो एक लैंग्वेज, मान लो फ्रेशर ही है, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी उसको। तो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि जावा सीखें, कॉटलिन सीखें, बिकॉज जावा सीखेंगे तो और चीज़ों में यूज़ हो सकता है, लेकिन कॉटलिन तो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि लैंग्वेज कौन सी से स्टार्ट करें वो, या अगर वो एक्चुअली बिगिनर है, अगर उन्हें सिर्फ अपना करियर एंड्रॉयड में ही बनाना है तो आई विल सजेस्ट दे शुड स्टार्ट विद कॉटलिन। अच्छा। क्योंकि एंटायर थिंग जो लेटेस्ट APIs हैं दे आर अवेलेबल इन कॉटलिन। रिसेंटली आई थिंक गूगल हैज लॉन्च दिस जेटपैक कंपोज एज वेल।
So it is also completely in Kotlin. अच्छा। So अगर उन्हें एंड्रॉयड में आगे जाना है तो दे शुड अल्टीमेटली गो विद Kotlin ओनली। बट अगर उन्हें और भी कुछ सीखना है और दे वांट टू स्विच टू सम अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल, तो जावा इज आल्सो फाइन बिकॉज ही कैन डेवलप एप्स इन जावा एज वेल। अच्छा। बट वो ये कि जैसे टेक्नोलॉजी अब Kotlin धीरे धीरे घुस रही है हमारे मार्केट के अंदर आ रही है, तो धीरे धीरे वो ओवरटेक भी करेगी, है ना? तो yeah, one thing I can tell you that there is if you know Java a little bit, then there is much difference in Kotlin and Java. Actually, in Kotlin they have simplified everything. Okay, I think they say that Kotlin is a language for developers. अच्छा। Okay, so it is very easy to learn if you know the syntax of any language, like if you know Python or if you know Java. I think I can say it is a combination of Java and Python. ओके। ठीक है, तो अब जैसे हो गया कि हमने एक लैंग्वेज के थ्रू उसको सीख रहे हैं एंड्रॉयड को, तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा भैया सीखने में? लाइक स्टार्टिंग से लेके एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाना, फॉर एग्जांपल एक बेसिक लेवल एप्लीकेशन कि हम लेट्स से शॉपिंग ऐप बनाना है ना, तो कितना उस तक सीखने में कितना टाइम लगेगा? उस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से, अगर रोज़ बंदा 2-3 घंटे दे पाता है ऐसे? तो एक्चुअली आई कैन टेल यू लाइक मेरे हिसाब से ना 2 तरीके की लर्निंग्स होती है। एक तो होता है कि बंदा जैसे इफ यू टॉक अबाउट अ लैंग्वेज ही इज लर्निंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग। वन इज दैट कि उसने पहले Kotlin सीख ली, फिर उसने एंड्रॉयड स्टार्ट किया। अच्छा। और दूसरा होता है कि ही स्टार्टेड विद अ प्रोजेक्ट। ओके, उसने एक सिंपल प्रोजेक्ट अपने दिमाग में बना लिया कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इट इज हैविंग 3 स्क्रीन्स, आई विल बी नेविगेटिंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर एंड देन गोइंग फ्रॉम देयर। अच्छा। ओके, सो उसने दिमाग में प्रोजेक्ट है, देन ही स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट प्रोजेक्ट एंड अलोंग विद दैट ही इज लर्निंग। He is learning this Kotlin and then he's learning the life cycles and he's learning how to send the data from one screen to another screen. I think the second approach is better because that is somewhat interactive as well. Okay. अच्छा। So I would suggest if somebody is starting Android or he is starting any course, then one project should always be there in his mind. Okay, I should say that he should be doing that project along with that learning. तो आप कह रहे हो कि you should learn by doing, कि भाई 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू ही सीखना है सब कुछ। Yeah, that is much better. बट जैसे जनरली लोग ये सोचते हैं कि एक किताब ले लो और शुरू से एंड तक उसको पढ़ते जाओ और सीख जाओगे, तो वो तरीका थोड़ा लंबा है और रिग्रेस है बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि जब तक तुम वो पूरी किताब खत्म करोगे, जब तुम प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आगे का भूल चुके होगे तुम। हाँ, ओके। तो गाइज यहाँ से हम एक चीज़ फैच करते हैं कि आपको अगर सीखना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, यू शुड वर्क अराउंड दी प्रोजेक्ट्स बना लो। 10 से 15 प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं, उनमें हर तरह की चीज़ें धीरे धीरे आप ऐड करते जाओगे। पहले तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एक्टिविटी स्विच करना, फ्रैगमेंट डालना, रिसाइकल व्यू, ये सब चीज़ें, छोटे कार्ड्स ऐड करना, इमेज क्लिक करना, वो सारी चीज़ें जो धीरे धीरे ऐप्स के थ्रू आपको सीखनी है, छोटे छोटे ऐप्स बना के।